अफगानिस्तान और बांग्लादेश की टीमें आपस में खेलने वाली हैं एक टी20 और उसके बाद एक वनडे मैचेस की सीरीज, जिसमें शुरुआत होगी टी20 से। पहला टी20 मुकाबला जो कि शारजा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच में, उसी शारजा मैदान पर जहां पर अभी नेपाल और वेस्टइंडीज की टीम भी 3 टी20 मैच की सीरीज खेल करके गई है। तो काफी हद तक चांसेस हैं कि उसमें जो पिचेस यूज की गई थी यहाँ पर आज के मैच में भी वही उसी में से कोई एक पिच यूज होगी, जिसका इफेक्ट आज के इस मैच के रिजल्ट पर भी पड़ता दिखाई पड़ेगा, जिसको आगे हम पिच रिपोर्ट में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको आज के इस मैच के लिए 6 बेस्ट टीमें बनानी हैं, जिसको ले जाकर के आप फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट में लगाएं और एक अच्छी खासी रैंक ला करके अच्छी खासी विनिंग कर पाएं फ्री में वो भी, तो पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, जिसमें आपको मैं ये भी बता दूंगा कि दोनों टीमों की तरफ से जो भी प्लेयर प्लेइंग 11 में खेलेगा उसको कितनी कितनी टीमों में, जो आपकी 6 टीमें बनेंगी उसमें से कितनी कितनी टीमों में लेकर के जाना है। तो सारी क्लैरिटी आपको इस पूरे वीडियो को देख करके मिल जाएगी, तो शुरू से अंत तक देखना जरूर है। बाकी ये मैच जैसा मैंने आपको बताया शारजाह में खेला जाएगा 2 अक्टूबर को शाम को 8:30 बजे से, रात को 8:30 बजे से भी आप इसको कह सकते हैं, लेकिन वहां की लोकल टाइम के हिसाब से शाम को 7 बजे से ये मैच स्टार्ट होगा, जब वहां पर टेम्परेचर ड्रॉप करना शारजाह में शुरू करता है। और जैसे ही टेम्परेचर ड्रॉप होता है ना, तो सबसे बेहतर उस वही टाइम होता है जब बैटिंग यहां पर आप कर पाएं इस विकेट पर, खास करके शारजाह के मैदान पर, जहां पर पिछले 10-12 मैचेस उठाकर अगर आप देखें तो केवल एक ऐसा मैच जो पिछला यहां पर खेला गया था नेपाल और वेस्टइंडीज के बीच में, जहां पर नेपाल की टीम ने अपनी टीम में बहुत सारे चेंजेस कर दिए 3 टी20 मैच की सीरीज जीतने के बाद, जहां पर पहले वाले मैच में उन्होंने वेस्टइंडीज को 148 का स्कोर अपना डिफेंड करते हुए हरा दिया, फिर दूसरे वाले मैच अपने 173 के स्कोर को डिफेंड करते हुए वेस्टइंडीज की टीम को केवल 83 के स्कोर पर ऑल आउट कर दिया और इतिहास बना करके टी20 सीरीज भी जीत ली। और उसके बाद काफी हद तक ये टीम कैजुअल अप्रोच पर आ गई, काफी सारे चेंजेस कर दिए उन्होंने अपने तीसरे मैच के टी20 वाली टीम में, और वहां पर उसका नतीजा निकला कि नेपाल की टीम पहले बैटिंग कर नहीं पाई, जो कि उसकी कमजोरी थी भी बैटिंग में, पहले और दूसरे टी20 मैच भी देखने को मिला। लेकिन इतने जो ज्यादा चेंजेस इन्होंने किए उसका इफेक्ट इनके बॉलिंग में पड़ा और वेस्ट इंडीज की टीम 123 रन बना करके उस मैच को बिना कोई विकेट गंवाए 10 विकेट से जीत गई। और ये पहला मैच पिछले करीब 10-12 मुकाबलों में जाकर के देखेंगे ना, तो काफी लंबे समय बाद कोई एक ऐसा मैच आया इस मैदान पर जहां पर कोई टीम सेकंड बैटिंग करते हुए किसी मैच को जीती है। वरना इस मैदान का एक ही अगर हम देखें तो रूल है, या कह सकते हैं आप एक फार्मूला है कि आप टॉस जीतिए, टॉस जीतने के बाद सीधे बैटिंग करने चले जाइए, क्योंकि पिच तो यहाँ पर ड्राई और हार्ड होती ही है, हल्की फुल्की डेड कवरिंग ऑफ ग्रास होती है, जिसकी वजह से जो पिच होती है वो ब्रेक तो नहीं करती लेकिन गेंद को होल्ड करती है पिच होने के बाद, जिससे गेंद बल्ले पर थोड़ा फंस करके आती है और मैच आगे बढ़ने के साथ साथ स्पिनर्स यहाँ पर डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं। जैसा अगर आप इन पिछले 6 मैचों का स्कोर कार्ड जो कि आपके सामने है, इसको बहुत ज्यादा रीड करने की जरूरत है नहीं, सिंपली अगर आप देखें तो स्पिन को 47 विकेट पिछले 6 मैचेस में जो मिली हैं, 20 पहली इनिंग में, 27 सेकंड इनिंग में, जो दिखाता है कि स्पिनर सेकंड इनिंग में और इंपॉर्टेंट है, और पेसर्स 29 विकेट जो ले पाए हैं उसमें 18 पहली इनिंग में, 11 सेकंड इनिंग में। तो यही बात आकर के क्लियर हो जाती है कि क्यों चेज करना इस मैदान पर उतना आसान होता है नहीं। हालांकि हमको टॉस के बाद पिच को भी देखना पड़ेगा कि पिच रहेगी कैसी। बाकी आपको मैंने बताया ही कि लगातार पहले बैटिंग करते हुए टीमें यहाँ पर मैचेस जीती हैं, तो इन 6 में से 5 बार पहले बैटिंग करने वाली टीमें मैचेस जीती भी हैं। तो देखना पड़ेगा टॉस के बाद टीमें फैसला क्या करेंगी। मेरे हिसाब से कोई भी टीम टॉस जीत करके पहले बैटिंग करने की कोशिश करेगी, तो उस टॉस का अपडेट, उसके बाद जो पिच रिपोर्ट आएगी कि कौन सी पिच यूज की जा रही है उसका अपडेट, और मेरी अपनी जो फाइनल 6 टीम बनेगी वो सब कुछ आपको टॉस के बाद मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगा। और फाइनल टीम आपको मैं 2 से लेकर के 6 टीमें देता हूं, तो उसका भी आप हेल्प ले सकते हैं। इस पूरे वीडियो को देख करके अपनी बाकी की टीमें भी बना सकते हैं। तो जाइए, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम का भी और व्हाट्सएप का भी, क्लिक करके दोनों चैनलों को ज्वाइन करके एक्टिव रहिए, क्योंकि टीम भले आप बनाएंगे लेकिन पिच रिपोर्ट जो आपको मैं दूंगा वो आपको काफी हेल्प करेगी टीम बनाने में। बाकी आगे बढ़ते अगर आप आए स्क्वाड की तरफ, तो जो अफगानिस्तान का स्क्वाड अनाउंस किया गया है इसमें कुछ चेंजेस हैं। गुलबदीन नईब आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे, इसमें फजल फारूकी आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे, इसमें जो इनके एक ऑफ स्पिनर थे लंबे कद के उनको रिजर्व में डाल दिया गया है, अल्लाह मोहम्मद गजनफर को। तो फिलहाल जो यहाँ पर स्क्वाड बनता दिखाई पड़ रहा है उसमें गुरबाज और सैदुकुल्ला ओपन करेंगे, इब्राहिम नंबर 3 पर, डारविस रसूल, उसके बाद अजमतुल्लाह उमर जी हैं, नबी हैं, राशिद खान है, सराफुद्दीन अशरफ मोस्ट प्रोबेबली आपको खेलते दिखाई पड़ जाएंगे एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर के तौर पर। बाकी मुजीब है, नूर अहमद है, फरीद अहमद मलिक तेज गेंदबाजी करते दिखाई पड़ेंगे। बाकी इनके पास बेंच जो है उसको आप देख लीजिए, पावर प्ले डेथ में कौन बॉलिंग करेगा उनके नाम आप देख लीजिए। पावर प्ले मतलब पहले के 6 ओवर, डेथ ओवर मतलब आखिरी के 5 ओवर। तो अगर ऐसा कोई कॉमन नाम है जो पावर प्ले और डेथ में दोनों जगह बॉलिंग कर रहा है तो समझ करके चलिए। और इवन जो नाम आपको दिखाई पड़ रहे हैं ना, वो आपको पूरे 4-4 ओवर भी करके देंगे और सबसे इंपॉर्टेंट बॉलर होंगे, ये चीज यहां से क्लियर होती है। और उसके बाद आकर के आगे बढ़ते हुए रिसेंट फॉर्म अगर आप इन अफगानी प्लेयर्स का देखें कि रिसेंटली कैसे फॉर्म में रहे हैं, और अभी तो इन्होंने एशिया कप खेला जहां पर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही नहीं। इवन अफगानिस्तान की टीम एक मैच बांग्लादेश के भी खिलाफ खेली थी, इनसे एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ज्यादा थी इस पूरे एशिया कप के दौरान, लेकिन फिलहाल बांग्लादेश से ये टीम वो पिछला मैच हार गई थी जो एशिया कप में खेला था। और ओवरऑल अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो गुरबाज ना तो एशिया कप में ना तो उसको पहले बहुत अच्छे फॉर्म में अगर आप देखते चले जाएं तो
14-35, 60-50, 40-60, 7-38, यानी कि कभी भी एक रन बनाते चले जाएंगे और कभी भी विकेट फेंक करके चले जाते हैं। कुछ उस तरीके के खिलाड़ी हैं। बाकी सिद्दीकुल्ला अटल ने एशिया कप में जरूर एक 73 नाबाद की अच्छी पारी खेली थी और एशिया कप के पहले अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छे फॉर्म में थे, लेकिन एशिया कप के बाकी 3 मैचेस में कुछ खास कमाल ये भी कर नहीं पाए थे और इनकी कमजोरी लग रहा था कि एक स्पिन बॉलिंग के खिलाफ इनको दिक्कतें रहीं। और बाकी इब्राहिम जदरान जो वैसे तो पेस और स्पिन दोनों बहुत अच्छी खेलते हैं, इस एशिया कप के पहले बहुत अच्छे फॉर्म में भी थे, लेकिन एशिया कप के दौरान अगर आप देखें तो बल्ला इनका बिल्कुल नहीं चला, तो ये भी आउट ऑफ फॉर्म दिखाई पड़े। डार्विस रसूली से तो आप ज्यादा कभी एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। एक्चुअली डोमेस्टिक में बहुत अच्छा खेलते हैं और उसकी वजह से इनको टीम में जगह मिल जाती है, लेकिन जब ये टीम में आते हैं अपनी नेशनल टीम में तो वहां पर बिल्कुल इनकी बत्ती गुल हो जाती है। बाकी इसके बाद आते हैं अजमतुल्लाह उमरजई और मोहम्मद नबी के साथ साथ यहाँ पर राशिद खान, और इन तीनों को लेकर सीधे सीधे मैं कहूंगा ये तीन इतने बड़े नाम है अफगानिस्तान के टीम में, और इवन इनका फॉर्म भी ऐसा है और रोल भी इनका ऐसा होता है कि आप इन तीनों को तो इग्नोर कर ही नहीं सकते। आप इनका फॉर्म चाहे तो देख लीजिए जो कि काफी अच्छा है, और देखने से भी बेहतर है कि आप सीधे जो आपकी 6 टीम बनेगी ना उसमें मिनिमम से मिनिमम 4 से 5 टीमों में तो आपके जरूर होने चाहिए तीन के तीनों प्लेयर। तो ये तीन बेस्ट ऑप्शन है अफगानिस्तान की तरफ से। और उसके बाद आते हैं सराफुद्दीन अशरफ, जिन्होंने एक्चुअली जब मौका मिला है ना अफगानिस्तान के लिए रिसेंट टाइम में कुछ मैचेस में, तो वहां पर परफॉर्म भी इन्होंने किया है। बहुत अच्छे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं और इस तरीके की पिचेस पर, और खास करके जब सामने बांग्लादेश की टीम हो जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे कि उनकी क्या कमजोरी है स्पिन खेलने को लेकर के, तो उसके खिलाफ भी काफी यूजफुल हो सकते हैं सेकंड इनिंग की बॉलिंग में। इवन मुजीब ना अगर आप देखें अभी बांग्लादेश की टीम को आगे आप देखेंगे बहुत सारे लेफ्ट हैंडर्स हैं, तो उसके खिलाफ काफी इंपॉर्टेंट होंगे। हालांकि इनका फॉर्म अगर आप देखेंगे तो वो बहुत अच्छा है नहीं। इसके बाद यहाँ पर आते हैं नूर अहमद, ये एक आउट एंड आउट वो चौथे प्लेयर बन जाते हैं, खास करके इनके जो रिस्ट स्पिन है लेफ्ट आर्म चाइना मैन, उसकी वजह से जो बांग्लादेश जैसी टीम के खिलाफ तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉलर हैं। अब चलेंगे कि नहीं चलेंगे, परफॉर्म करेंगे या नहीं, वो सेकेंडरी बात है, लेकिन जो इनकी यूटिलिटी है और एज अ प्लेयर जो इंपॉर्टेंस है और जो कला इनके पास है वो इनको वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन बना देती है। बाकी इन तीनों प्लेयरों की तरह कि 6 टीमें जो आपकी बने उसमें से कम 4 से 5 टीमों में तो आपके होने चाहिए। तो ओवरऑल ये 4 सबसे बेस्ट ऑप्शन है जिनको आपको कतई इग्नोर नहीं करना है। अगर आप किसी जगह पर जाकर के स्मॉल लीग की टीम बना रहे हैं तो ये 4 तो आपकी टीम में होने चाहिए, और 6 टीमों के लिए जो आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे उसमें से कम 4 से 5 टीमों में चारों पांचों जरूर होने चाहिए, जिसमें इसके अलावा जो बेस्ट ऑप्शन है एक तो सराफुद्दीन अशरफ होंगे। और बैटिंग में चूंकि अगर आप देख रहे हैं ना तो बहुत अच्छा फॉर्म लगा हुआ नहीं है, लेकिन टेक्निकली अगर आप देखें तो इब्राहिम जदरान एक बहुत अच्छे ऑप्शन है। इवन गुरबाज को भी 2-3 टीमों में, और सिद्दीकुल्ला अटल और गुरबाज पर यहाँ पर जदरान पर यहाँ पर मैं ज्यादा भरोसा करने को आपको कहूंगा। 3-3 टीमों में, यानी कि हर एक ऐसी टीम जो 6 टीमें बनाएंगे ना कम से कम हर टीम में एक खिलाड़ी तो आपके पास जरूर होना चाहिए। इवन 3 से 4 टीम तो ऐसी भी आपके होने चाहिए जिसमें ये दोनों होने चाहिए। और बाकी गुरबाज और डार्विस रसूली को तो किसी एक आध टीम में ही रखिएगा, गुरबाज को भी आप 2 से 3 टीमों में जगह दे सकते हैं। और बाकी देखना पड़ेगा फरीद अहमद मलिक ही खेलते हैं या कोई दूसरा पेसर। फरीद अहमद मलिक भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर हैं, उसका भी रीजन आगे बताऊंगा। फॉर्म में भी है, जब मौका मिला है तो उन्होंने परफॉर्म भी किया है। क्योंकि बाएं हाथ का तेज गेंदबाज बांग्लादेश के खिलाफ कैसा करता है वो देखना जरूरी है, जो कि आगे आपको मैं बताऊंगा। लेकिन उसके पहले अफगानी प्लेयर्स के नंबर्स अगर आप देखें हेड टू हेड के बांग्लादेश के खिलाफ T20 क्रिकेट के अंदर, तो गुरबाज के 9 मैच में केवल 145 रन है, सिद्दीकुल्ला के 1 मैच में कोई रन नहीं है, बाकी इब्राहिम जदरान के 5 मैच में केवल 95 रन है। और सबसे खराब परफॉर्मेंस किसी की टीम के खिलाफ करते हैं ना तो इब्राहिम जदरान वो बांग्लादेश के ही खिलाफ करते हैं। अब ऐसा क्यों है, निश्चित तौर पर बाकी इन 5 मैच जो 95 रन है उसमें भी एक 42 नाबागी पारी है, और बाकी डार्विस रसूली के 2 मैच में केवल 5 रन है। तो वही चीज, एक तो फॉर्म भी नहीं है, ऊपर से चारों के चारों ज्यादा बेहतर परफॉर्म भी नहीं करते हैं बांग्लादेश के खिलाफ। बाकी अजमतुल्लाह उमरजई के नंबर्स देख लीजिए, नबी के नंबर्स देख लीजिए, राशिद खान के नंबर्स देख लीजिए, वही बात क्लियर होगी जो कि आपको मैंने पीछे बताई थी। या तो बल्ले से या तो गेंद से या तो दोनों चीजें मिलाकर कितना बेहतर करते हैं तीनों, इवन बांग्लादेश के खिलाफ भी, आप इनको इग्नोर कर नहीं सकते। और इवन नूर अहमद भी, जिनके 2 मैच में 2 विकेट है अगर आप देखें बांग्लादेश के खिलाफ। और बाकी आपको मैंने कहा था ना कि मुजीब जैसा बॉलर जो ऑफ स्पिनर है जो कि लेफ्ट हैंडर्स की भान मार है सामने की टीम में, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, नंबर्स भी काफी जबरदस्त हैं। इवन फरीद अहमद मलिक के भी 2 मैच में 3 विकेट हैं। तो उन चारों के अलावा मुजीब और फरीद अहमद मलिक वो 2 और ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि मेजोरिटी टीमों में आपके होंगे। बाकी वेन्यू के नंबर्स देखें तो इस मैदान पर सिद्दीकुल्ला अटल के आंकड़े बहुत अच्छे हैं, 8 मैच में 220 रन, 64 का जबरदस्त हाईएस्ट स्कोर भी है एक है। और इवन इब्राहिम जदरान के भी नंबर्स यहाँ पर बहुत अच्छे हैं, 34 का एवरेज है। बाकी चाहे गुरबाज को देख लें चाहे डार्विस रसूली को देख लें, रसूली तो बिल्कुल ही नहीं चले हैं, लेकिन गुरबाज ने फिर भी ठीक ठाक किया इस मैदान पर। और उसमें भी अगर आप देखें इनिंग की बेसिस पर तो पहली इनिंग में थोड़ा सा बेहतर किया है। और उसके बाद आते हैं उमरजई, नबी, राशिद, इनके नंबर्स तो बेहतर हैं ही। इसके बाद सराफुद्दीन अशरफ, मुजीब, नूर अहमद
और फरीद अहमद मलिक, इनके भी नंबर्स काफ़ी ज़बरदस्त रहे हैं। खाली यहाँ पर नूर अहमद थोड़ा-सा कमज़ोर पड़ते हैं। लेकिन सेकंड इनिंग की बॉलिंग हो और स्पेसिफिकली अगर बांग्लादेश की टीम के सामने हो, तो कोई भी रिस्ट स्पिनर तो आपको मैं ड्रॉप करने को कतई नहीं कहूँगा। और उसके बाद कमज़ोरियाँ अगर आप देखने आए वीकनेसेस की तरफ प्लेयर बैटल के बेसिस पर, तो उसमें देखेंगे गुरबाज जो है ना, ये मुस्तफिजुर रहमान की 26 गेंद पर 21 रन बना करके एक बार, तस्किन पर 2 बार, 36 गेंदों पर नसूम अहमद पर 1 बार, 2 बार रिशद हुसैन पर, 1 बार मेहदी हसन पर। तो ज़्यादातर बॉलर सामने की टीम में जिसके खिलाफ ही खेलते हैं तो बहुत बेहतर करते नहीं, बाकी आपने हेड टू हेड में देखा भी था, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है भी नहीं। सिद्दीकुल्लाह अटल को स्पिन, जैसा मैंने आपको शुरू में ही कुछ देर पहले कहा था, स्पिन खेलने को लेकर के इनको दिक्कतें हैं। नसूम पर भी एक बार पहली गेंद पर आउट हो चुके हैं, लेग स्पिन पर भी फंसते हैं। डार्विस रसूली को भी स्पिन पर दिक्कत रही है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स 21 गेंद पर 15 रन बना करके 3 बार आउट हो चुके हैं। नसूम अहमद की 6 गेंदें खेली हैं, एक बार आउट हो चुके हैं बिना कोई रन बनाए। इब्राहिम जदरान, ये भी नसूम अहमद पर एक बार शरीफुल इस्लाम पर एक बार, रिशद हुसैन पर सस्ते में निपट चुके हैं। तो दिक्कतें तो हैं। इसके बाद यहाँ पर आते हैं अजमतुल्लाह मारजई, लेग स्पिन पर ये भी फंसते हैं। और उसके बाद मोहम्मद नबी की कोई स्पेसिफिक कमजोरी तो नहीं है, तस्कीन और मुस्तफिजुर पर आउट होते रहे हैं, हालांकि वो किसी कमजोरी की वजह से नहीं। एक्चुअली वो लोग जब आते हैं बॉलिंग करने, जब ये बैटिंग करने आते हैं ना, तो डेथ ओवर का फेज होता है मैक्सिमम टाइम, तो उस वजह से उन पर विकेटें गई हैं। बाकी अजमतुल्लाह मारजई, जिनको आपको लेग स्पिन पर तो दिक्कत होती है, मुस्तफिजुर पर भी काफी सस्ते में 3 बार आउट हुए हैं, इवन केवल 10 रन बना करके, और बाकी तस्कीन पर भी एक बार सस्ते में आउट हुए हैं। तो ये चीजें तो आपने देखी कि क्या वीकनेसेस हैं, और कौन एक्चुअली वीकनेसेस के साथ नहीं आता, वो मैच के फेजेस की वजह से आउट होता है। तो वो अफगानिस्तान की टीम को पूरी तरह से समझ लेने के बाद बांग्लादेश की टीम की तरफ आए, तो ये बैटिंग ऑर्डर और प्लेइंग इलेवन आपके साथ रहेगा, जिसमें लेफ्ट हैंडर की आपको मैं बात कर रहा था, कई बार मैंने कहा था ना, तो समीम हुसैन है, तंजीद हसन है, परवेज हुसैन, इमोन, 3 तो लेफ्ट हैंडर इनके टॉप 5 में ही है। और उसके बाद निश्चित तौर पर बाकी सारे राइट हैंडर्स हैं, पावर प्ले डेथ ओवर के बॉलर्स, और बेंच पर जो ऑप्शन है उनके नाम भी आप देख सकते हैं। और इसमें चेंजेस कुछ हो सकता है, मेहदी हसन या तो खेल जाए, तो नसूम अहमद खेल जाए, या किसी एक तेज गेंदबाज को कम करके कोई स्पिनर एक्स्ट्रा आ सकता है, तो वो तो हमको प्लेइंग इलेवन आने के बाद पता चलेगा। बाकी रीसेंट फॉर्म अगर आप देखें, जैसे आपने अभी कुछ देर पहले देखा किसका, अफगानिस्तान की टीम का, ठीक उसी तरह से देखें तो अभी एशिया कप में ये भी टीम खेल करके आई है, और उस पूरे एशिया कप में तंजीद हसन ने केवल एक अच्छी पारी खेली। हालांकि एशिया कप के पहले काफी ठीक ठाक फॉर्म में दिखाई पड़े थे सैफ हसन ने, लेकिन कमाल किया था एशिया कप के अंदर। आखिरी मैच में भी जो 18 रन बनाए थे ना, उसमें भी काफी अच्छे दिखे थे, लेकिन उसके पहले 69 रन, 61 रन, 30 रन, और एक्चुअली एक तगड़े टैलेंट ये दिखाई पड़े हैं। बहुत ही अच्छी शानदार बैकलिफ्टिंग की है, जिससे अच्छे बड़े बड़े छक्के भी लगा लेते हैं। और उसके बाद आते हैं परवेज हुसैन, इमोन, ये भी कुछ खास कर नहीं पाए। इवन तौहीद हिरदोई भी ना एशिया कप में कुछ 1-2 ठीक ठाक पारियां खेली थी, लेकिन अगर आप बात करते हैं टेक्निक की ना, तो इस पूरी टीम के अंदर, इस पूरी बैटिंग लाइनअप में दो सबसे बेहतर टेक्निकली वेल इक्विप्ड बैटर्स हैं, तो है सैफ हसन और तौहीद हिरदोई। तो ज्यादातर टीमों में आप इनको लेके जा सकते हैं इस तरीके के पिचेस पर। और उसके बाद आते हैं समीम हुसैन, इनकी यूटिलिटी है, इनकी बॉलिंग जो कभी कभार ही करते दिखाई पड़ते हैं, हालांकि बैटिंग से भी एशिया कप में जब भी इनको मौका मिला था ना, मैक्सिमम टाइम में परफॉर्म करके देते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छे ट्रम्प रहेंगे, इनको ध्यान जरूर रखिएगा आप। बाकी जाकिर अली बहुत नीचे बैटिंग करते हैं, मौका मिलने पर रन भी बनाते हैं। इसके बाद मेहदी हसन, ये तो वन ऑफ द मोस्ट यूटिलाइज्ड प्लेयर हैं, जो कि अपनी बॉलिंग से तो शानदार परफॉर्मेंस करते रहे ही हैं। लास्ट के 3 मैच में देखें तो 3 बार 2-2 विकेटें हैं, और बाकी बल्ले से भी मौका मिलेगा तो करके दे सकते हैं। बाकी रिशद हुसैन भी एज ए लेग स्पिनर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर, और जबरदस्त फॉर्म में भी हैं। बाकी इवन तस्कीन अहमद और इवन यहाँ पर मुस्तफिजुर रहमान, जिन्होंने एशिया कप में बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी, तो ये अगर आप मिला जुला करके देखें तो देखिए बॉलिंग तो बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है, फॉर्म में भी है। तो ये चारों बॉलर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि 4 से 5 टीमों में होंगे। और उसमें एक और ऑप्शन सैफ हसन का होगा, और एक ऑप्शन यहाँ पर तौहीद हिरदोई का होगा बैटिंग में, जो टेक्निकली इतने बेहतर है कि आप उनको भी 3-3 टीमों में जगह दे सकते हैं। लेकिन जो बाकी प्लेयर है, चाहे तंजीम हसन साकिब हो, चाहे वो जाकिर अली हो, चाहे वो परवेज हुसैन, इमोन और तंजीद हसन हो, उसमें तंजीद हसन उसके बाद के बाकी के प्लेयरों के बाद के वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होते हैं। और निश्चित तौर पर समीम हुसैन भी जो ट्रम्प रहेंगे, तो इनको बाकी टीमों में आप रोटेट करके अपने हिसाब से जगह दे सकते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स थे, उनको आप कप्तान है कप्तान बना सकते हैं। ये भी बात आप क्लियर करके चलिए। बाकी हेड टू हेड के नंबर देखेंगे तो तंजीद हसन अफगानिस्तान के खिलाफ 2 मैच में 52 रन है, 52 का ये हाईएस्ट स्कोर है। 1 मैच में 30 रन है सैफ हसन के। बाकी परवेज हुसैन, इमोन तो खेले नहीं, और इवन तौहीद हिरदोई के 2 मैच में 106 रन है, 47 का हाईएस्ट स्कोर है। तो आपको मैं जो कहा था कि तो तंजीद वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन तो हैं, लेकिन 2 सबसे बेहतर ऑप्शन सैफ हसन, तौहीद ही होंगे आज के इस मैच के लिए। बाकी के बैटर्स के भी नंबर्स कुछ खास अच्छे नहीं। इवन मेहदी के नंबर तो बहुत ही खराब है, 3 मैच में केवल 1 विकेट है। लेकिन रिशद हुसैन के 2 मैच में 5 विकेटें हैं, तस्किन के 5 में 8 विकेटें हैं, तंजीम हसन साकिब के 1 मैच में कोई विकेट नहीं है, मुस्तफिजुर के 9 में 9, बाकी नसूम अहमद के, शरीफुल इस्लाम के, और इवन मोहम्मद सैफुद्दीन के आंकड़े भी काफी शानदार हैं। तो बाई चांस अगर इनको मौका मिलता है प्लेइंग इलेवन में, तो कंसीडर तो किए जा सकते हैं। बाकी वेन्यू का भी डेटा आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, जिसका सैंपल साइज थोड़ा छोटा
छोटा है। बाकी पीछे चीज़ आपको मैं समझा चुका हूँ कि किस प्लेयर की क्या यूटिलिटी है, तो उसको ध्यान में जरूर रखिएगा। डेटा को भी देख लीजिएगा वीडियो को रोक करके। बाकी वीकनेसेस देखने आए ना, तो एक तो मैं अगर सीधे-सीधे कहूँ तो जो बांग्लादेश की पूरी टीम है, इसके खिलाफ कोई भी लेग स्पिनर हो, स्पेसिफिकली रिस्ट स्पिनर जो कलाइयों से गेंद को करता हो, चाहे वो राशिद खान हो सामने की टीम में, चाहे वो इवन नूर अहमद भी हों, तो ऐसे बॉलर इस टीम के खिलाफ हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। और इवन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, तो वो कमजोरी आपको लगभग हर जगह दिखाई पड़ेगी। चाहे वो सैफ हसन के बारे में देख लें, राशिद खान लेग स्पिन, तंजीद हसन के बारे में देख लीजिए, नूर अहमद और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, तौहीद हृदय को देख लें लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और राशिद खान, और इवन अजमतुल्लाह उमर जई भी, और परवेज हुसैन इमोन तो लेफ्ट हैंडर है, तो ये ऑफ स्पिन पर भी फंसते हैं। तो स्पिन के खिलाफ वो वीकनेस और साथ ही साथ ऐसी पिच पर तो और एविडेंट हो जाएगी, तो उसको ध्यान में आपको रखना है। तो वो चीजें आपको प्लेयर बैटल देख करके पता चलेगी, जिसका कंक्लूजन आपको मैंने सीधे सीधे बता दिया था। ओवरऑल अगर आप देखें तो अभी एशिया कप के अंदर बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को हराया है, तो काफी हद तक वो टीम को आप कह सकते हैं कि एक एज है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों टीमों में कोई एक टीम स्लाइटली या एकदम से जाकर के दिखाई पड़ रही हो कि आज के इस मैच को जीत ही जाएगी। एक्चुअली आपको टॉस का नतीजा देखना पड़ेगा, उसके बाद चीजें क्लियर होंगी, तो उसी के बाद आपको टीम बनानी होगी। उसी हिसाब से जो भी टीम सेकंड बैटिंग करेगी, मान करके चलिए उसके हारने के चांसेस काफी अच्छे हैं। बाकी राशिद खान और अजमतुल्लाह मार्जे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। जो कप्तान है बस कप्तान के लिए बेस्ट ऑप्शन है। बाकी ये 3 डिफरेंशियल ऑप्शंस भी हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं अलग अलग टीमों में। और बाकी जो भी फाइनल टीम हमारी बनेगी, जो भी आपको मैं टीमें दूंगा, 2 से 3 या 6 टीम टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर दूंगा, और वहीं पर पिच रिपोर्ट भी दूंगा। तो कम से कम पिच रिपोर्ट के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप को जरूर ज्वाइन करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। बाकी वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए। अपनी टीम खुद से बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर चांसेस आपके होंगे कि कुछ बेहतर आप निकाल लेके जाएं। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं खत्म, चलते हैं, नमस्कार।